वेलकम बैक एवरीवन। माय डियर स्टूडेंट, कल जो है हम आप लोगों को सेंटेंस पढ़ा रहे थे और सेंटेंस में हम आपको बताए कि सेंटेंस में दो पार्ट होता है और हमारा मेन टॉपिक यही था, पार्ट ऑफ सेंटेंस। यहाँ आप राइट भी किए हुए हैं। यानी कि सबसे पहले कल चर्चा हुआ कि सेंटेंस किससे कहेंगे, सेंटेंस है क्या। तो सेंटेंस क्या है? सेंटेंस एक शब्दों का ग्रुप होता है और एक ऐसा ग्रुप होता है जिसका कोई मतलब अपना निकले। यानी एक ऐसा सार्थक का ग्रुप हम लेते हैं जिसका कोई मतलब निकलता है, हम उसी को क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। जैसा कल चर्चा इस पर हम आप लोगों को किए थे, है ना। तो इसमें हम आप लोगों को क्या बताएं कि सेंटेंस जो होता है, सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड which give a complete sense is called a sentence. And the sentence, in the sentence there are only two part. The first part is called subject and the second part is called the predicate. And I had talked about the subject. And what is the subject? The word who act in the sentence is called the subject. Clear? And what is the predicate? The whole spoken statement about subject is called the predicate. ये सारा टॉपिक पर कल जो है हम चर्चा आप लोगों से किए हुए थे। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह यह मैटर समझ में आया होगा। बच्चों, ग्रामर का जो बेसिक चीज़ होता है, यानी ग्रामर कहाँ से शुरुआत हम करते हैं, किन चीज़ों को हम पढ़ करके आगे जाते हैं, क्योंकि आगे हम लोगों के सामने बहुत बड़े बड़े लेसन आएंगे, जैसे नरेशन है, सिंथेसिस है, ट्रांसफॉर्मेशन है, ऐसे बहुत सारे चैप्टर आते हैं। उन चैप्टरों को पढ़ने से पहले हम लोग यदि सेंटेंस कैसे बनता है, सेंटेंस में बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, इन सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ करके यदि आगे जाते हैं तो किसी भी चैप्टर को पढ़ना हम लोगों के लिए बेहद ईजी हो जाता है। क्लियर? तो कल जो है यहाँ पर हम चर्चा किए थे कि सेंटेंस जो होता है, सेंटेंस एक शब्दों का सार्थक का ग्रुप होता है। ये आप लोग जानते हो। ये जूनियर की कक्षाओं से लेकर के अपर के कक्षाओं तक जो यही डिफिनेशन जो है बताया गया है। तो आज बच्चों हम केवल किताबी बातों की हम बात नहीं करेंगे। किताब में जो चीज़ लिखा हुआ है वो तो लिखा ही है। आज हम अपने जीवन में जो प्रैक्टिकली चीज़ें हैं उन चीज़ों पर बात करेंगे। सेंटेंस जो होता है, जो हम लोग बात करते हैं, जो चर्चा करते हैं, जो डिस्कस करते हैं, जैसे हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं तो ये भी हम सेंटेंस ही बोल रहे हैं। तो सेंटेंस यही है जो हम बात करते हैं, जो हम सुनते हैं, जो कहते हैं, बात करते हैं या किसी टॉपिक पर बहस करते हैं, वो सारा चीज़ क्या होता है? सेंटेंस ही होता है। और सेंटेंस बनाने के लिए हम लोगों को ज़रूरत पड़ता है किसका? वर्ड का। यानी वर्ड भी हमको जानना पड़ता है। तो वर्ड कैसे बना हुआ है? ये लेटर से बनता है। लेटर क्या चीज़ होता है? तो ये भी, इसको भी पढ़ना पड़ता है। तो यू नो अबाउट द लेटर, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड द लेटर। क्लियर? एंड व्हाट इज द वर्ड? अ ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड द वर्ड, बट विच हैज़ ओन सेंस, जिसका कोई एक अपना सेंस होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। तो लेटर से क्या बना? शब्द बना। शब्द से क्या बनता है? सेंटेंस बनता है। सेंटेंस से क्या बनता है? पैराग्राफ बनता है। पैराग्राफ से क्या बनता है? कोई लैंग्वेज बनता है। क्लियर? तो यहाँ तक तो हम कल चर्चा किए हुए थे और इसमें हम आप लोगों को ये भी बताया कि सेंटेंस में जो होता है दो पार्ट होता है। एवरी सेंटेंस हैज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड सब्जेक्ट एंड सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड द predicate. You know about it. Yesterday I had told and I had taught about the sentence and the part of sentence. Clear? आज जो है हम लोग पढ़ेंगे पार्ट ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट में जो है कितने पार्ट होते हैं, इन चीज़ों पर जो है आज हम चर्चा करेंगे। कल भी थोड़ा सा हम चर्चा इसमें किए थे, लेकिन इसमें हम आप लोगों को बता दें कि ये सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट इज कॉल्ड इन हिंदी कर्ता। कर्ता का मतलब क्या होता है? कि काम करना। जैसे हम खुद काम कर रहे हैं तो जो काम करने वाला व्यक्ति होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। क्लियर? एनी डाउट? यानी कहने का मतलब कि सेंटेंस के भीतर उस शब्द को ढूंढो जो काम कर रहा है, यानी जो काम करने वाला व्यक्ति है, हम उसी को क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। द वर्ड हु एक्ट इन द सेंटेंस इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। क्लियर? और यहाँ ये हम कह रहे हैं कि इस सब्जेक्ट के जो होते हैं कितने पार्ट होते हैं? चार पार्ट होते हैं। आप इस पॉइंट को याद रखेंगे। यानी कि अकॉर्डिंग टू सेंटेंस and a sentence has divided into two parts, subject and predicate, but a sentence in the sentence subject has also divided into four parts. The first part is called determiner and the second part is called qualifier, and the qualifier is known as the another word adjective. Clear?
and the third part is called the main word or head word and the fourth part is called the adjectival phrase। तो बच्चों आज सब्जेक्ट के में हम सभी पार्टों पर बहस करने वाले हैं, एक एक टॉपिक को लाइन बाय लाइन आपको बताएंगे ताकि किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन आप लोगों के दिमाग में नहीं रहे। इससे के पहले जो है एक एग्जांपल हम यहाँ पर लेंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर लिख दिए कि आई एम गोइंग टू स्कूल। See this sentence and tell me which word is the subject and how many word in the sentence is given here। आप चेक कर सकते हो कि इस सेंटेंस में देख रहे हैं कि एक वर्ड यहाँ पर है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो इन दिस सेंटेंस हैज़ गिवन ओनली 5 वर्ड, बट विच वर्ड इज द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। पॉइंट ये है, यानी हम कह रहे हैं कि बताओ इसमें सब्जेक्ट कौन है और कौन प्रेडिकेट है। तो हम सब्जेक्ट के बारे में क्या बताएं कि जो सेंटेंस में वह शब्द जो काम करता है उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो सेंटेंस में देखा जाए तो शब्द तो सभी है, आई भी शब्द है, एम भी शब्द है, गोइंग भी शब्द है, टू भी शब्द है और स्कूल भी शब्द है। और ये भी हम देखें तो शब्द सब लोग हैं, लेकिन सेंटेंस के भीतर जो आए हुए शब्द हैं उन लोगों का आने का जो रोल जो होता है अलग अलग है। उसी शब्दों में कोई एक सब्जेक्ट है, कोई उसी में एक वर्ब है, कोई उसी में एक इन्फिनेटिव भी है एंड हम कह सकते हैं कि प्रीपोजिशन भी है, ऑब्जेक्ट की जगह पर भी है। तो ये सारे शब्दों का एक अपना अपना रोल होता है जो सेंटेंस में अपना अपना रोल निभाते हैं और सेंटेंस को जो है मीनिंगफुल बनाने में जो है मदद करते हैं। तो अब हम यहाँ से आपसे क्वेश्चन करने जा रहे हैं कि सी दिस सेंटेंस एंड फाइंड आउट द सब्जेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस आई इज द सब्जेक्ट। क्लियर? आई कैसे सब्जेक्ट है कि इस सेंटेंस में जो आई है यही काम कर रहा है। क्लियर ना? यही काम करने वाला व्यक्ति है। तो आई यहाँ पर सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट कौन है? एम से लेकर के देखा जाए तो यहाँ तक का जो पार्ट जो है यहाँ पर क्या है, ये आप लोगों का प्रेडिकेट है। लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप सही है कि आई आप सर्च किए हो कि आई यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, लेकिन आप ये भी जानते हो कि एवरी सब्जेक्ट हैज़ डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट, but I is a which part? You know about the subject is divided into 4 part: determiner, qualifier, main word, adjectival phrase। इन चारों में से I कौन सा पार्ट है ये यदि बताने को कह दिया जाएगा तो हम कैसे बताएंगे? तो इसमें जो है चारों पार्टों में से बच्चों I कौन है यहाँ पर? ये मेन वर्ड है, क्योंकि हमारे सेंटेंस में आई ही जो है मुख्य शब्द है, यही मेन है, इसके अलावा कोई शब्द नहीं है सब्जेक्ट की जगह पर, इसलिए आई को हम कहेंगे कि हेड वर्ड है या मेन वर्ड है। क्लियर? लेकिन इसके पहले जो है हम आप लोगों को ये बताएंगे कि हमारे सेंटेंस में जो डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर क्या चीज़ होता है, क्वालिफायर क्या चीज़ होता है, आज सभी चीज़ों पर जो है हम आपसे बात करने वाले हैं। और हमको ऐसा पूरा उम्मीद है, विश्वास है कि आप लोग एक बार पढ़ लेंगे तो निश्चित है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में तो फिर कभी आप लोगों को पढ़ना नहीं पड़ेगा। क्लियर? लेट्स स्टार्ट द एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द डिटर्मिनर। व्हाट इज़ द डिटर्मिनर? आप सोचें कि ये डिटर्मिनर शब्द है क्या। तो हम आपको बता दें कि डिटर्मिनर जो शब्द जो होता है, जो नुमरल वर्ड होते हैं एंड जो रिलेटिव वर्ड होते हैं, यानी कि नुमरल वर्ड एंड रिलेटिव वर्ड इज कॉल्ड द डिटर्मिनर। एंड हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि द वर्ड हु शोज एनी नंबर आर एनी रिलेशन इज कॉल्ड द डिटर्मिनर। क्लियर? यानी कहने का मतलब क्या निकला कि ये डिटर्मिनर क्या है कि वह शब्द जो कोई संख्या दे दे या कोई संबंध दे देता है, हम उसी को क्या कहते हैं? डिटर्मिनर कहते हैं। यानी कि संख्यात्मक शब्द और संबंध देने वाला जो शब्द होता है हम उसी को क्या कहते हैं? डिटर्मिनर। संख्यात्मक का मतलब जो न्यूमरल वर्ड होते हैं, न्यूमरल का मतलब जिससे कोई गिनती निकल रहा था। यू नो अबाउट द न्यूमरल वर्ड? न्यूमरल वर्ड हैज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, डेफिनिट नंबर एंड इंडेफिनिट नंबर। तो ये जो दोनों नंबर होते हैं, जो डिफिनिट होते हैं, जो इंडेफिनिट होते हैं, इन दोनों गिनतियों को जो है हम डिटर्मिनर कहते हैं। और ये हम यहाँ पर लिखें कि संबंध देने वाले जो शब्द होते हैं, संबंध का मतलब जो रिलेटिव वर्ड होते हैं, तो रिलेटिव वर्ड को भी हम डिटर्मिनर कहते हैं। यानी डिटर्मिनर के अंतर्गत जो है तो यहाँ पर समझना कि हमारे पास जितने भी आर्टिकल, आप जानते हैं कि आर्टिकल 3 होते, ए एन द, यानी कि नंबर में यदि पूछा जाए कि हाउ मेनी नंबर इन द आर्टिकल, तो दे आर ओनली 3 वर्ड इन द आर्टिकल ए एंड द।
ए एन इज कॉल्ड डिफिनिट इंडिफिनिट आर्टिकल एंड दी इज कॉल्ड डिफिनिट आर्टिकल। आर्टिकल दो टाइप के होते हैं, कुल कितने होते हैं? 3 होते हैं। 3 में कौन कौन होते हैं? ए होता है, एन होता है, द होता है। द जो होता है डिफिनिट वाला आर्टिकल कहलाता है, और ए एन जो होता है ये इंडिफिनिट वाला आर्टिकल कहलाता है। तो इनको भी डिटर्मिनर ही कहते हैं। समझना यहाँ पर, जैसे एक एग्जांपल हम यहाँ पर ले रहे हैं, प्लीज़ listen and try to understand and listen very carefully what I am saying about the determiner. I just told about the determiner. The word who shows any number or relation is called a determiner. And you know about the demonstrative word. Demonstrative word has also divided into two parts: demonstrative pronoun and demonstrative adjective. These word is called a demonstrative word, and a demonstrative pronoun and a demonstrative adjective is also called a determiner. Clear? Any doubt? Let's try to understand an example. My dog is going, and see the sentence and tell me which portion is the subject in the sentence. In according to this sentence, my dog is the subject in the sentence, and is going is the predicate in the sentence. Clear? Any doubt? यानी इस सेंटेंस में हम ये कह रहे हैं कि सेंटेंस को देख करके आप बताइए कि इसमें कौन सब्जेक्ट है और कौन प्रेडिकेट है। तो आप कहेंगे कि माई डॉग यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है। इज़ गोइंग जो है हम यहाँ पर कहेंगे कि ये क्या है? कि प्रेडिकेट। बच्चों, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जब कभी भी खोजने को कहा जाए तो सबसे पहले हम किसको फाइंड आउट करते हैं? प्रेडिकेट निकाल लेते हैं। और प्रेडिकेट का मतलब क्या है? कि हेल्पिंग वर्ब से ले करके उधर वाले जो पार्ट होते हैं उन सभी पार्टों को हम प्रेडिकेट कहते हैं, और उनके अलावा जो शेष बचता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस, इज गोइंग इज द प्रेडिकेट इन द सेंटेंस एंड माय डॉग इज द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। क्लियर? सब्जेक्ट हम लोग ढूंढ लिए कि ये क्या है? सब्जेक्ट है। लेकिन हम ये आपसे जानना चाहें कि आप बताइए कि सब्जेक्ट जो आप ढूंढे हैं तो उसमें 2 स्टेप दिखाई दे रहा है, माई भी है और डॉग भी है। तो इन दोनों में से आप ये भी जानते हो कि सब्जेक्ट जो होता है हमारा 4 पार्ट में होता है। यू नो अबाउट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हैज़ डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड डिटर्मिनर, and the second part is called the qualifier, and the third part is called the main word, head word, and the fourth part is called adjectival phrase. Clear? तो इन चारों में से ये कौन कौन पद यहाँ पर दिया गया है, यही आपसे क्वेश्चन करता है। क्वेश्चन कैसे करेगा? कि फाइंड आउट द सब्जेक्ट एंड आल्सो राइट इट्स पार्ट नेम। इनके पार्ट के नेम को लिखना पड़ता है, यही प्रॉब्लम हो जाती है। तो बच्चों, इसमें हम आपको क्या बताएं कि हम कैसे जानेंगे कि ये डिटर्मिनर है? तो डिटर्मिनर के बारे में हम क्या बताएं कि वह सारे शब्द जो गिनती दे रहे होते हैं, जो संबंध देने वाले सारे शब्द होते हैं, उन्हीं शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं? डिटर्मिनर कहते हैं। ठीक ना? तो इसमें हम देख रहे हैं कि माई शब्द जो है, माई का मतलब यहाँ पर क्या आ रहा है? कि मेरा। ये डॉग किसका है? मेरा कुत्ता। यानी कि कुत्ते और मुझमें संबंध देने वाला शब्द कौन है? माई है। यदि माई को हम हटा दें तो ये डॉग किसका है? ये अननोन हो जाता है। तो इसलिए इस सेंटेंस में माई जो शब्द है यह रिलेटिव वर्ड है, एंड रिलेटिव वर्ड इज कॉल्ड डिटर्मिनर। क्लियर? तो इस सेंटेंस में ये माई शब्द यहाँ पर क्या है? यह डिटर्मिनर है। सी अनदर एग्जाम्पल, ए boy is reading. See the sentence and try to understand about the subject and the predicate. Clear? In this sentence, यदि हम आपसे कहें कि आप बताइए कि इसमें कौन सब्जेक्ट है और कौन प्रेडिकेट है, तो आप इजीली अब बता सकते हो कि इस सेंटेंस में बॉय इज द सब्जेक्ट एंड इज रीडिंग यह क्या है? प्रेडिकेट है। लेकिन इसमें भी 2 स्टेप आया है, ए भी आया है और बॉय भी आया है। तो इसमें यदि हम आपसे पूछें कि बताओ कौन कौन शब्द यहाँ पर दिया हुआ है, क्योंकि सब्जेक्ट तो 4 पार्ट में होता है, तो चारों पार्ट में से कौन कौन पार्ट है? तो बच्चों, ये ए जो होता है, ए का मतलब क्या होता है? एक न्यूमरल वर्ड होता है जिसका मतलब क्या होता है? 1 होता है। ये गिनती दे रहा है। तो जितने भी सारे गिनती देने वाले सारे शब्द होते हैं, उन सारे शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं? डिटर्मिनर कहते हैं। ठीक? और जो सारे संबंध देने वाले शब्द होते हैं उनको भी क्या कहते हैं? डिटर्मिनर कहते हैं। कुछ और भी एग्जांपल जो है हम आपको जो है यहाँ पर देना चाह रहे हैं, प्लीज़ समझना इसको, और ऐसे समझना कि यहाँ पर कोई जो है प्रॉब्लम आप लोगों को ना हो। जैसे हम कह दिए कि सम बॉयज़ आर प्लेइंग इन द फील्ड,
see the sentence and tell me which portion is the subject and which portion is the predicate in the sentence. According to this sentence, some boys is the subject in the sentence and are playing in the field is the predicate in the sentence. Clear? There is no any doubt टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस सेंटेंस. आप समझ सकते हो कि इस सेंटेंस में यदि हम आपसे सवाल ये करें कि आप ये बताओ कि इसमें कौन सब्जेक्ट है और कौन प्रेडिकेट है, तो आप इजीली बता सकते हो कि इस सेंटेंस में ये जो है हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और इसमें यहाँ से लेकर के ये वाला पार्ट आपका क्या है, प्रेडिकेट है. बट आपको ये यहाँ पर देखना है कि जो आप सब्जेक्ट खोजे हो उस सब्जेक्ट में कौन कौन पार्ट आया हुआ है. अब इसमें हम थोड़ा सा डिस्कस करें कि कौन कौन पार्ट आया, क्योंकि आप जान चुके हो कि सब्जेक्ट में कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं. इन चारों में से कौन कौन पार्ट आया है. तो सम जो है यहाँ पर, सम क्या है कि कह रहा कि कुछ बच्चे, यानी कुछ शब्द क्या है, न्यूमरल वर्ड होता है. कुछ का मतलब कुछ लोग है, एक गिनती देने वाला शब्द है. तो आप सभी जानते हो कि जो सारे गिनती देने वाले शब्द होते हैं उन सारे शब्दों को डिटर्मिनर कहेंगे. गिनती चाहे निश्चित हो चाहे अनिश्चित हो, 4 बच्चे कह दें चाहे कुछ बच्चे कह दें, ये सब न्यूमरल ही नंबर होते हैं. तो न्यूमरल वर्ड को हम लोग क्या कहते हैं, डिटर्मिनर कहते हैं. क्लियर? और रिलेटिव वर्ड यदि आता है तो उसको भी हम क्या कहते हैं, डिटर्मिनर ही कहते हैं. तो इसमें रिलेटिव वर्ड का मतलब हम कहते हैं जैसे मेरा, तुम्हारा, उसका, उसकी, माई, हिज, योर, आवर, माई, योर, ये सारे शब्द जो होते हैं क्या होते हैं, डिटर्मिनर होते हैं. उसी तरह जितने भी संख्यात्मक शब्द होते हैं उन सभी शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, डिटर्मिनर कहते हैं. इसके पहले हम आपको ये एक बात और हम बताए हैं कि यू रिमेंबर डेमोस्ट्रेटिव वर्ड. आई होप यू नो अबाउट द डेमोस्ट्रेटिव वर्ड. डेमोस्ट्रेटिव वर्ड क्या चीज़ होता है. डेमोस्ट्रेटिव वर्ड का मतलब होता है कि जो संकेतिक होता है, जो संकेत देने वाले सारे शब्द होते हैं, उन्हीं सारे शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, डेमोस्ट्रेटिव वर्ड. जैसे कह दे कि दिस इज माई हाउस, तो घर को दिखाने के लिए हम संकेत कर रहे हैं. तो डेमोस्ट्रेटिव वर्ड हैज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव. डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, यानी कि डेमोस्ट्रेटिव वर्ड पहले कौन होते हैं, इस पर हम आपको चर्चा कर दें. कि जैसे एक दिस होता है, एक होता है डैट, एंड दिस का प्यूरल यदि हम देखते हैं तो इसका अर्थ होता है दीज, और डैट का प्यूरल हम देते हैं तो दोज होता है. दीज वर्ड इज कॉल्ड डेमोस्ट्रेटिव वर्ड. यानी कि दिस का प्यूरल जो है दीज होता है, डैट का प्यूरल जो होता है दोज होता है. दीज वर्ड इज कॉल्ड डेमोस्ट्रेटिव वर्ड एंड दीज डेमोस्ट्रेटिव वर्ड हैज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन. जब हमारे सब्जेक्ट के जगह पर ये अकेले यदि रहते हैं तो वह डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, और जब नाउन के साथ लग करके आते हैं तो इनको हम डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं. क्लियर ना? तो ये इन सारे शब्दों को भी हम लोग क्या कहते हैं, डिटर्मिनर ही कहते हैं. क्लियर? एनी डाउट? एक चीज़ आप लोग समझना यहाँ पर, जैसे डिटर्मिनर के बारे में जो है हम आप लोगों को बताए कि डिटर्मिनर जो होता है ये संख्यात्मक जो शब्द होते हैं, जो रिलेटिव वर्ड होते हैं, जो संबंध देने वाले शब्द होते हैं, उन सभी सारे शब्दों को हम डिटर्मिनर कहते हैं. लेकिन डिटर्मिनर जो होता है जब 2 स्टेप में कहीं दिखता है तो सही है कि उस सेंटेंस के भीतर वो संख्या ही दे रहा होता है, वह संबंध ही दे रहा होता है, लेकिन फिर भी 2 स्टेप में आने के वजह से वह काम क्वालिफायर का करता है. इसीलिए सेंटेंस में डिटर्मिनर रहते हुए भी हम डिटर्मिनर न कह करके उसको क्या बोलते हैं, क्वालिफायर. जैसे क्वेश्चन देखिए, हम यहाँ से ऐसे लिख दिए कि माई सन इज़ reading. See the sentence and tell me which part is the subject in the sentence. According to sentence, my son is the subject and is reading is the predicate in the sentence. Clear? लेकिन इसमें ये हम कह रहे हैं कि ये सब्जेक्ट यहाँ हम देख रहे हैं कि ये हमारे सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट है. और सब्जेक्ट जो है कितने स्टेप में, तो ये केवल 2 स्टेप में आया हुआ है, माई है और यहाँ पर सम है. तो हम आपको बताएं कि जो संख्यात्मक शब्द होता है, जो संबंध देने वाले शब्द होते हैं, उन सारे शब्दों को हम लोग डिटर्मिनर कहते हैं. तो 100% ये कह रहा कि मेरा सन, मेरा लड़का, यानी लड़का किसका है, मेरा है. तो लड़के में और मुझ में संबंध देने वाला कौन है, माई. अभी माई को हम हटा दें तो लड़का किसका है,
अनाथ हो गया बेचारा, किसी का नहीं है। हम कदें हिज लगा दी तब उसका लड़का हो गया, हम योर कर दी तो तुम्हारा लड़का हो गया। तो ये सारे शब्द जो होते हैं ये रिलेटिव वर्ड होते हैं। तो रिलेटिव वर्ड को डिटर्मिनर कहा जाता है। लेकिन बच्चों जब ये 2 स्टेप में रहता है तो आप समझ लेना कि डिटर्मिनर रहते हुए भी वह काम किसका करता है, क्वालिफायर। तो इस सेंटेंस में हम माई को कहेंगे क्या, यह डिटर्मिनर है कि क्वालिफायर है? तो बच्चों जब काम क्वालिफायर का ये कर रहा है तो इसका नाम भी क्या पड़ेगा, क्वालिफायर। इसको हम क्वालिफायर कहेंगे, न कि डिटर्मिनर कहेंगे। डिटर्मिनर एक्चुअली कब होता है, जब वो सेंटेंस के भीतर 3 स्टेप में होता है। जैसे एक और क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर राइट कर रहे हैं, समझना यहाँ पर। जैसे हम कह दें यहाँ पर कि द ओल्ड लेडी इज गोइंग, और यहाँ फुल स्टॉप कर दिए। सी दिस सेंटेंस एंड फाइंड आउट द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। According to this sentence, the old lady is the subject in the sentence and is going is the subject in predicate in the sentence. Clear? अब यहाँ बताइए कि हमारे सब्जेक्ट में कितने स्टेप आ गए हैं। हाउ मैनी स्टेप इज गिवे इन द सब्जेक्ट? दे आर ओनली 3 स्टेप इज गिवे इन द सब्जेक्ट, द ओल्ड एंड द लेडी। अब ये 3 स्टेप में है। हम आपको बताएं कि डिटर्मिनर में आर्टिकल भी आता है, ए एंड द को भी हम लोग क्या कहते हैं, डिटर्मिनर। तो अब देखिए ये 3 स्टेप में आने की वजह से ये द जो है यहाँ पर क्या हो गया, डिटर्मिनर हो गया। ओल्ड जो है यहाँ पर क्वालिफायर हो गया, और लेडी जो है यहाँ पर क्या हो गया, हेड वर्ड हो गया। समझ में आ गया ना? यानी कहने का मतलब समझ लेना कि डिटर्मिनर जब 3 स्टेप में होता है तभी वो डिटर्मिनर होता है, और वही डिटर्मिनर जब 2 स्टेप में आ जाता है तो डिटर्मिनर रहते हुए भी वो काम किसका करता है, क्वालिफायर का। 2 स्टेप में उसको क्वालिफायर कहेंगे और 3 स्टेप में रहता है तो वह डिटर्मिनर कहलाएगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ ऐसे यदि कोई क्वेश्चन एक और हम बना रहे हैं कि यहाँ पर कि माई यंगर ब्रदर इज़ गोइंग, तो इस सेंटेंस में ये जो है हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और ये क्या है, हमारा प्रेडिकेट है। तो इस सब्जेक्ट वाले पार्ट में देखो 3 स्टेप जो है यहाँ पर दिया हुआ है, एक माई है, यंगर है, एक क्या है, ब्रदर है। तो इस सेंटेंस में अब यहाँ पर माई प्योर जो है क्या है, डिटर्मिनर है, क्योंकि 3 स्टेप में दिया हुआ है। यदि ये यंगर शब्द हटा देते तो बन जाता माई ब्रदर हो जाता। तो माई ब्रदर 2 स्टेप में हो गया, तो जब ये 2 स्टेप में होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, क्वालिफायर कहेंगे, और 3 स्टेप में रहेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, डिटर्मिनर कहेंगे। क्लियर? ऐसे ही समझा जाता। अब हम लोगों का दूसरा पॉइंट है क्वालिफायर की। क्वालिफायर किसे कहते हैं? आप ये भी जानते हो कि क्वालिफायर का एक और नाम होता है जिसको हम एडजेक्टिव भी कहते हैं। हमारे सेंटेंस में कभी कभी क्वालिफायर के नाम से या एडजेक्टिव के नाम से जो है क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाता है। तो हम आपको बता दें कि क्वालिफायर शब्द जो होता है, यही अभी समझना, इसको डिलीट नहीं हम करेंगे, यही से एग्जाम्पल से ये समझ में आ जाएगा। यानी कि व्हाट इज़ द क्वालिफायर? क्वालिफायर का मतलब क्या होता है कि वह शब्द जो हमारे सब्जेक्ट की विशेषताओं को देता है उसी को हम क्या कहते हैं, क्वालिफायर कहते हैं। द वर्ड हु शोज एनी क्वालिटी ऑफ सब्जेक्ट इज कॉल्ड अ क्वालिफायर। द वर्ड हु क्वालिफाई ऑफ सब्जेक्ट इज कॉल्ड अ क्वालिफायर। जो सब्जेक्ट को क्वालिफाई करता है उसी को क्या कहते हैं, क्वालिफायर कहते हैं। यानी यहाँ पर हम कैसे जानेंगे कि यह क्वालिफायर है? तो इस सेंटेंस में जो मेन वर्ड कौन है, या एक तीसरा स्टेप हमारा क्या है, जो मेन वर्ड और हेड वर्ड क्या होता है। तो ये पूरे सेंटेंस का जो मुखिया होता है, जो हेड होता है, उसी को क्या कहते हैं, हेड वर्ड कहते हैं। यानी कि ये ब्रदर जो है, ये ब्रदर के लिए ही यंगर भी आया है, माई भी आया। ये माई और यंगर किसके लिए आया है, ब्रदर के लिए आया है। तो इस सेंटेंस के पूरा जो मेन मलिकार जो है ये कौन है, ब्रदर है। तो ब्रदर यहाँ पर क्या है, हेड वर्ड है, या इसको हम क्या कहेंगे, मेन वर्ड कहेंगे। और रही बात क्वालिफायर, तो हेड वर्ड को जो क्वालिफाई करता है, जो हेड वर्ड की जो विशेषताओं को देता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्वालिफायर कहते हैं। हम कैसे जानेंगे कि हमारे सेंटेंस में क्वालिफायर है कि नहीं? तो आप सबसे पहले हेड वर्ड को ढूंढ लो और हेड वर्ड में सवाल कर दो, कैसा से, यानी ब्रदर कैसा है। जवाब यदि मिलता है तो क्वालिफायर है, और नहीं मिलता है तो इसका मतलब क्वालिफायर उसमें नहीं है। तो ब्रदर कैसा है, तो यहाँ पर आ गया क्या, यंगर है, तो इसलिए यहाँ पे ये क्या है, क्वालिफायर है। आई होप आप लोग समझे होंगे कि क्वालिफायर क्या होगा और डिटर्मिनर किसे कहते हैं। डिटर्मिनर का मतलब कि संख्यात्मक
और संबंध देने वाले सारे शब्दों को हम लोग डिटर्मिनर कहते हैं। और क्वालिफायर का मतलब क्या होता है कि वह सारे शब्द जो विशेषता देते होते हैं, यानी कि विशेषता देने वाले सारे शब्दों को हम लोग एडजेक्टिव भी कहते हैं। तो आप जानते ही हो कि एडजेक्टिव क्या है। तो एडजेक्टिव वाले शब्द को हम लोग को क्वालिफायर कह लो चाहे एडजेक्टिव कह लो। क्लियर। और सब्जेक्ट में हमारा तीसरा वाला पार्ट क्या होता है, मेन वर्ड या हेड वर्ड। तो हमारे सेंटेंस का जो मेन मालिक होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हेड कहते हैं या मेन। तो इस सेंटेंस में ये हेड कौन है, ब्रदर, क्योंकि ब्रदर के लिए ही सारी बातें यहाँ पर है। तो यहाँ ब्रदर है, ब्रदर कैसा है, विशेषता दे दिया यंगर है, तो यंगर यहाँ पर क्वालिफायर है। और इसके पहले जो है ये माई यहाँ पर क्या है, रिलेटिव वर्ड है। ब्रदर के किसका है, मेरा है, तो इसलिए यहाँ पर ये डिटर्मिनर का काम यहाँ पर कर रहा है। अब हम समझेंगे सबसे लास्ट, आवर लास्ट टॉपिक इज द एडजेक्टिवल फ्रेज। एंड व्हाट इज द एडजेक्टिवल फ्रेज, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द एडजेक्टिवल फ्रेज। एडजेक्टिवल फ्रेज इज द अदर वर्ड अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। आपको सीधे हम स्ट्रक्चर की ओर लेकर के चलते हैं, यानी कि आप सभी लोगों को पता है कि सेंटेंस का फॉर्मेट क्या होता है। कल हम चर्चा किए कि सेंटेंस बनाने का मतलब है कि सेंटेंस को एक स्ट्रक्चर पर ला करके रखा जाता है। और आप ये भी जानते हो कि इस संसार में सभी चीज़ों का पहले एक स्ट्रक्चर बनता है। जैसे हमारे शरीर का भी स्ट्रक्चर है, तो पहले स्ट्रक्चर बनाया जाता है, उसके बाद तब किसी चीज़ को बनाया जाता है। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ सेंटेंस, यू नो अबाउट द सेंटेंस। एंड हियर द फॉर्मेट ऑफ सेंटेंस इज हियर सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब एंड ऑब्जेक्ट एंड अदर। According to this sentence, this is the sentence and it is also called formation of sentence। क्लियर, इसी को सेंटेंस कहते हैं। और सेंटेंस का निर्माण कैसे होता है, हाउ मेक ए सेंटेंस, इसी से बनता है। जब शब्द आप बना लेते हो तो शब्दों को बना करके मीनिंगफुल लाने के लिए इसी फ्रेम पर रखोगे, तभी वो जा कर के सेंटेंस बनता है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। हम इसी के बारे में पढ़ रहे थे, ये सब्जेक्ट, यानी व्हाट इज द सब्जेक्ट एंड पार्ट ऑफ सब्जेक्ट। आई जस्ट टोल्ड अबाउट द पार्ट ऑफ सब्जेक्ट एंड यू नो अबाउट द पार्ट ऑफ सब्जेक्ट। दे आर ओनली 4 पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट। दीज पार्ट आर गिवन हियर, अंडरस्टैंड। And according to this sentence, this is the subject, this is the helping verb, this is the verb, this is the object and this is the other word. Other word is also called a complement। समझना कि ये एडजेक्टिवल फ्रेज क्या है। जब इस अदर वाले पार्ट को जो कम्प्लीमेंट होता है, जब किसी भी कम्प्लीमेंट को ला करके हम हेल्पिंग वर्ब के पहले यहाँ जब रख देते हैं, तो इसी एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, एडजेक्टिवल फ्रेज कहते हैं। According to this structure, when the complement is put before a helping verb, this area is called the adjectival phrase। Clear? See the example। अब इसमें हम सारे पार्ट को यहाँ पर ले रहे हैं, थोड़ा सा समझना यहाँ पर। My elder brother is reading a book in the room, full stop। See this sentence and match the sentence according to this structure। And according to this structure, which portion is the subject in the sentence। यानी कि सब्जेक्ट के प्लेस पर देखा जाए तो यहाँ से लेकर के ये वाला पार्ट किसके जगह पर है, सब्जेक्ट है। अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस, माई एल्डर ब्रदर इज द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। एंड हेल्पिंग वर्ब कौन है, हेल्पिंग वर्ब की जगह पर कौन है, इज है। वर्ब की जगह पर कौन है, रीडिंग है। ऑब्जेक्ट की जगह पर कौन है, बुक है। और कम्प्लीमेंट की जगह पर कौन है, यहाँ पर इन द रूम। यानी हम आपको बताएं क्या कि एडजेक्टिवल फ्रेज है क्या। एडजेक्टिवल फ्रेज को हम यही बताएं कि जब अदर वाले पार्ट को हम कहाँ रखेंगे, बिफोर द हेल्पिंग वर्ब। यानी तो बच्चों इसमें हम ये आपको चर्चा कर रहे थे कि कम्प्लीमेंट के बारे में अभी हम आपको बता रहे थे कि कम्प्लीमेंट जो हमारे सेंटेंस में अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर, अदर वर्ड इज आल्सो नोन एज द कम्प्लीमेंट। क्लियर। तो हम एडजेक्टिवल फ्रेज के बारे में आपको क्या बताएं कि जब अदर वाले पार्ट को हम हेल्पिंग वर्ब के पहले यहाँ जब रख देते हैं, तो ये वाली जो एरिया बनती है, इसी एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, एडजेक्टिवल फ्रेज। तो आप ये बताओ कि इस सेंटेंस में कम्प्लीमेंट कौन है। तो अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस, इन द रूम इज द कम्प्लीमेंट इन द सेंटेंस। क्लियर।
तो अब हम क्या करेंगे कि इन द रूम को यहाँ से उठा करके यदि इस हेल्पिंग वर्ब के पहले यहाँ रख देते हैं तो यही एरिया आपका कहलाएगा एडजेक्टिवल फ्रेज। जैसे एग्जांपल इसी में देखिए कैसे हम इसको राइट कर रहे हैं। माय एल्डर ब्रदर इन द रूम इज रीडिंग अ बुक। अब हमारा क्वेश्चन क्या हो गया कि ये क्वेश्चन हो गया, दिस इज द आवर क्वेश्चन। एंड फाइंड आउट द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, विच पोर्शन इन द सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस यू नो अबाउट। यानी कि यहाँ से लेकर के ये वाला पार्ट हमारा क्या है, इतना बड़ा क्या है, सब्जेक्ट है। यानी कि हम बार बार आप लोगों को बताए कि जब किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट खोजने को यदि कहा गया तो आप सबसे पहले जो है प्रेडिकेट को निकाल लो, और प्रेडिकेट निकालने के बाद जितना शेष एरिया जो बच जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इज रीडिंग से लेकर के बुक वाला जो पार्ट आपका क्या है, यह प्रेडिकेट है, और ये वाला एरिया जो यहाँ से लेकर के ये क्या है, सब्जेक्ट है। यू नो अबाउट द सब्जेक्ट एंड यू आल्सो नो अबाउट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हैज़ आल्सो डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। अब आप बताइए कि सब्जेक्ट जो आप ढूंढे हो, जो बता रहे हो कि ये हमारा सब्जेक्ट है, इसमें कौन कौन पार्ट आया है, यही क्वेश्चन जो है आप लोगों से पूछा जाएगा। यानी कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, यानी कि हम जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं और एग्ज़ाम में जो ये क्वेश्चन आएंगे तो वो कैसे सवाल करेगा, कैसे क्वेश्चन करेगा, इसको भी समझ लीजिए। मान लीजिए ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया तो ये कैसे क्वेश्चन करेगा, फाइंड आउट द सब्जेक्ट एंड आल्सो रिराइट इट्स पार्ट नेम इन द सेंटेंस, ऐसे सवाल करेगा। यानी ये कह रहा है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्जेक्ट ढूंढना है। तो सब्जेक्ट हम यहाँ पर ढूंढ लिए, तो जो सब्जेक्ट आप ढूंढे हो उसमें कौन कौन सा पार्ट आया ये भी जो है लिखने को कहता है। तो अब देखो ये सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट में जो है हम डिटर्मिनर में क्या बताए कि जो संख्या या संबंध देने वाले शब्द हैं वो डिटर्मिनर है। तो अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस माई इज द शोइंग रिलेशन है, दिस इज द रिलेटिव वर्ड एंड यू नो अबाउट द रिलेटिव वर्ड एज द नोन एज द डिटर्मिनर। तो माई यहाँ पर क्या हो गया, डिटर्मिनर हो गया। और एल्डर क्या कर रहा है, ये हमारे सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहा है, यह विशेषता दे रहा है। तो विशेषता देने वाले शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, क्वालिफायर। तो यहाँ जो है एल्डर क्वालिफायर है। पूरे सेंटेंस का मालिक कौन है, ब्रदर। तो ब्रदर को हम कहेंगे हेड वर्ड। और ये वाला इन द रूम जो है यही यहाँ पर बनेगा क्या, एडजेक्टिवल फ्रेज। दिस इज द एडजेक्टिवल फ्रेज एंड यू नो अबाउट द सब्जेक्ट। देयर आर ओनली 4 पार्ट इन द सब्जेक्ट, आई जस्ट टोल्ड अबाउट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में 4 पार्ट होता है, चारों पार्ट को एक एक करके लाइन बाय लाइन आपको हम समझाए कि कब डिटरमाइनर कहलाएगा, कब जो है क्वालिफायर होता है, कब हेड वर्ड होता है, कब एडजेक्टिवल फ्रेज होता है। अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस यू कैन सी एंड यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट द ऑल स्टेटमेंट अबाउट द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। आई होप आप लोगों को यह मैटर समझ में आया होगा। तो बच्चों पार्ट ऑफ सेंटेंस में आप अभी भी हम बताए यहाँ पर कि सेंटेंस में कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट। हाउ मेनी पार्ट इन द सब्जेक्ट, देयर आर ओनली 2 पार्ट इन द सब्जेक्ट। द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड सब्जेक्ट एंड द सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट। तो अभी हम सेंटेंस में किस पर चर्चा कर रहे थे कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, सब्जेक्ट में कितने पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट का मैटर कवर हो चुका है। अब हम अगले दिन पढ़ेंगे यहाँ पर प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में कितने पार्ट होते हैं, किनको पढ़ा जाता है, ये सारे मैटर को जब जान लेते हैं तब हम किसी भी सेंटेंस को ईजिली बना सकते हैं। तब हमको सेंटेंस बनाने में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हम सारे सेंटेंस को ईजिली बना करके दे सकते हैं। तो बच्चों आज का क्लास यही रहेगा, यहीं तक रहेगा। कल फिर आते हैं प्रेडिकेट के साथ। और प्रेडिकेट में कितने पार्ट हैं आप सभी लोगों को बताएंगे, समझाएंगे। आई होप आज का क्लास आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो आप कमेंट में ज़रूर लिखेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे। इसको करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और मेरे चैनल का नाम सभी लोगों को पता ही होगा कि ज्ञान ज्योति इंग्लिश ग्रामर एजुकेशन है। इसमें चैनल पर आएंगे तो तमाम ग्रामर क्लासेस जो है आपको देखने को मिलेगा। कल फिर आते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, बाय, खुदा हाफिज़।